हेलो स्टूडेंट्स, और आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है। ठीक, वैसे अपना चैप्टर नंबर 5 जा रहा होगा ये। तो गतिमान आवेश और चुंबकत्व जो चैप्टर है, तो उसको समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट समझेंगे सबसे पहले। और ये एक्सपेरिमेंट दिया था ऑर्स्टेड ने। तो ऑर्स्टेड का देखिए, ऑर्स्टेड का प्रयोग क्या है। तो ऑर्स्टेड ने 1820 में एक प्रयोग किया था, ठीक, जिसकी यहाँ पर एक प्रायोगिक व्यवस्था दिखाई गई है। ये 3 केस कंडीशन दिखाई गई है यहाँ पर। पहली कंडीशन में कोई भी धारा, पहली कंडीशन में है तो कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, ठीक। और दूसरी कंडीशन हमने देखा कि कुंजी को दबाया और विद्युत धारा प्रवाहित की। तो यहाँ देख रहे हैं कि कंपास सुई में जो थे कुछ ना कुछ विक्षेपण शुरू हो गया, ठीक। तो तीसरी जो कंडीशन है उसमें हमने देखा कि विद्युत धारा की दिशा पहले के सापेक्ष विपरीत कर दी गई है। देखो यहाँ पे धारा की दिशा ये जा रही थी पहले, +2 माइनस यहाँ, ठीक, नीचे को आ रही थी। अब हमने प्लस माइनस चेंज कर दिए। धारा की दिशा कैसी हो गई, पहले की अपेक्षा विपरीत हो गई, इसमें देख रहे हैं। तो धारा की दिशा विपरीत करने से देखें होता क्या है। यदि तार में प्रवाहित धारा की दिशा पहले के सापेक्ष विपरीत कर दी जाती है तो सुई में विक्षेप की दिशा पहले के विपरीत हो जाती है। देख रहे हो कि विक्षेपण भी कैसा हो गया, पहले का अपोजिट हो गया है यहाँ पे। तो पहली कंडीशन में कोई भी सिंगल धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। जब कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक, तो देखते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम लोग कि जब तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तब कंपास सुई, ये कौन सी सुई, कंपास सुई है। तो जो कंपास सुई होती, कंपास की जो चुंबकीय सुई होती है वो तार के समांतर ही बनी रहती है। जैसे ही कुंजी को दबाकर तार में विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो कंपास सुई अपनी संतुलन अवस्था से विक्षेपित हो जाती है। दूसरे में देखा हमने कि तार में प्रवाहित विद्युत धारा के मान में वृद्धि करें या फिर सुई को धारावाही तार के निकट लाएं। या तो हम धारा के मान वृद्धि कर दें, ग्रोथ कर दें, या चुंबकीय सुई को निकट ले जाएं तो सुई के विक्षेप में वृद्धि भी हो जाती है। तीसरी पोजीशन में देखो क्या मिला हमें, यदि तार में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा पहले के सापेक्ष विपरीत कर दी गई। क्या देख रहे हैं, पहले के सापेक्ष कैसे कर दी गई, विपरीत कर दी, जैसे मैंने पहले आपको समझाया था। यदि तार में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा पहले के सापेक्ष विपरीत कर दी जाए तो सुई में विक्षेप की दिशा पहले की विपरीत हो जाती है। अर्थात हम देख रहे हैं कि इसके प्रयोग से स्पष्ट होता क्या है। तो चुंबकीय सुई केवल बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से ही विक्षेपित होती है। अतः ऑर्स्टेड के यह प्रयोग से स्पष्ट होता है कि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, अर्थात गतिमान आवेश के कारण उसके चारों एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो हमने इसके एक्सपेरिमेंट से क्या समझा, इस एक्सपेरिमेंट से ये जाना कि यदि विद्युत धारा प्रवाहित कर दें या फिर आवेश हमारा गतिमान हो तो उसके कारण चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो ऑर्स्टेड के प्रयोग के बाद अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो ऑर्स्टेड के प्रयोग को तो हमने समझ लिया है। फर्स्ट कंडीशन में कोई धारा प्रवाहित नहीं की गई थी, तो चुंबकीय जो सुई थी, कंपास चुंबकीय सुई, तो वो अपनी जगह समांतर थी। सेकेंड में धारा प्रवाहित की, तो हमने कंडीशन देखी उसकी, और धारा की दिशा पलट दी, तब भी हमने उसकी कंडीशन समझ ली। अब आगे इस चैप्टर में बढ़ते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति, तो देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र में आवेश, यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, आवेश जो है ये एक चुंबकीय क्षेत्र दिख रहा होगा, ठीक, इसमें आवेश कैसे प्रवेश करे, लंबवत यदि प्रवेश करे, ठीक। तो देखें आवेश लंबवत प्रवेश करेगा तो क्या कंडीशन बनेगी। तो पहले माना एक आवेश है Q है जो B वेग से चुंबकीय क्षेत्र B में प्रवेश करता है। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उस पर एक बल F आरोपित किया जाता है। तो जो बल F होगा उस आवेश पर वो कितना होगा, Q V × V sin थीटा, ठीक। क्योंकि आवेश लंबवत प्रवेश कर रहा है तो थीटा 90 हो जाएगा।
तो F हो जाएगा अपने पास QV इंटू वी। ठीक, यह जो चुंबकीय बल होगा वो आवेश को वृत्ताकार पथ में गतिशील करेगा। जब इतने चुंबकीय बलों से मिल जाएगा तो आवेश को किस पथ में गति करवा देगा, एक वृत्ताकार पथ में। यहाँ देख रहे हो एक कैसा पथ दिख रहा होगा, एक वृत्ताकार पथ। ठीक, तो वृत्ताकार पथ में जब गति करता है तो यह अभिकेंद्र बल की भूमिका निभाता है। जब भी कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ में घूमे, ठीक, तो किस प्रकार घूमती है, अभिकेंद्र बल लगता है उस पर। ठीक, तो ये आवेश जब इतना चुंबकीय बल उसमें मिल गया QV इंटू वी, ठीक, तो उसने वृत्ताकार पथ में गतिशील करा दिया। ठीक, अर्थात यह जो बल होगा वो अभिकेंद्र बल की भूमिका निभाएगा। तो ये जो बल है, अब ये बल किसके बराबर हो जाएगा, अभिकेंद्र बल। और अभिकेंद्र बल का सूत्र क्लास 11 में पढ़ा होगा, होता है mv²/r। तो mv²/r हो जाएगा QV इंटू वी के। तो यहाँ से हमने v का मान प्राप्त कर लिया QVR/m, क्योंकि v से एक v कैंसिल हो जाएगा तो हमें v का मान प्राप्त हो जाएगा QVR/m। इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे आवर्तकाल, जैसे कि इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके होंगे हम लोग। ठीक, 11th में पढ़े हैं इसे एडमिशन। तो आवर्तकाल क्या होता है, आवेश द्वारा वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। वैसे ही आवर्तकाल क्या होता है, किसी कण द्वारा एक वृत्ताकार पथ के एक चक्कर लगाने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। तो यहाँ आवर्तकाल किसकी बात कर रहे हैं, आवेश की बात कर रहे हैं। तो आवेश द्वारा वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। और आवर्तकाल मतलब समय है, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। जो यहाँ दूरी के रूप में इसकी परिधि काम करेगी और चाल हो जाएगी वेग। तो परिधि होती है 2πr वृत्ताकार पथ की, और वेग कितना लिया है इसका v का जब मान रखेंगे इसमें तो हमें प्राप्त हो जाएगा t इक्वल 2πr। जब v का मान रखा तो 2πrm/QVR। ठीक, r से कैंसिल हो जाएगा तो हमें आवर्तकाल का सूत्र मिल गया t इक्वल 2πm/QV। यहाँ से इक्वेशन सेकेंड बन जाएगी। ठीक, तो हम आवृत्ति भी ज्ञात कर सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी फ्रीक्वेंसी होगी इसकी। तो आवृत्ति होता है 1/, आवर्तकाल। तो देखेंगे तो आवर्तकाल t का मान जैसे कि हमें प्राप्त हो गया था, तो आवर्तकाल t का मान रखेंगे तो F बराबर मिल जाएगा हमें QV/2πm। ठीक, और कोणीय वेग होता है ओमेगा इक्वल 2πf। ठीक, तो हमने F का मान रखें, जैसे कि F का मान प्राप्त हो गया था QV/2πm। तो F का मान रखेंगे तो 2π इंटू QV/2πm। ये मान कहाँ से आया, समीकरण थर्ड से रखा हमने। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, QV/m। तो जितना भी आज मैंने पढ़ा है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ओके, थैंक यू।